डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय है पवन, उस टाइम पे था ना, उसका काम क्या था? जी जी, सेलिंग द फैमिली सिल्वरवेयर, जो अंग्रेजी में कहा जाता है, अपने संसाधनों को बेच रहे थे ना, उसके लिए बाकायदा मंत्रालय बना था। जी जी, वो सरकार की अगुवाई कौन कर रहा था? बीजेपी कर रही थी ना। जी जी। और आज, एक मिनट सर, और आज स्वदेशी का भी गुण गान किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको देखिए, दिलचस्प विरोधाभास लगता है? मुझे दो तीन चीज़ें जो समझ में आती हैं संदीप, वो ये कि एक तो टाइमिंग इसका क्या है, उस पर बड़ा ध्यान दीजिए कि कब ये बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, देश का गृह मंत्री भी बोल रहा है, और भागवत साहब भी बोल रहे हैं, तो एक तो टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ये देखिएगा कि क्या बोला जा रहा है। अभी आपने चाइना का जिक्र किया संदीप, चाइना में और हमारे में 12 साल का फासला है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उन्होंने शुरू किया 1979 में और हमने किया 1991 में। 1979 में उन्होंने कहा इट्स नो लॉन्गर अ क्राइम टू बी रिच। हाँ, तो अमीर होना कोई अपराध नहीं है, गुनाह नहीं है। 12 साल का फासला है उनके और हमारे प्रयास में। लेकिन आप जब देखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ देखिएगा, जब आप पूरे देश की तरक्की देखिएगा, रोजगार देखिएगा, फॉरेक्स देखिएगा, व्यापार देखिएगा, जीडीपी देखिएगा, तो आपको लगेगा कि दोनों में बहुत ज्यादा फासला है। और जहां वो है अभी, वहां हमें पहुंचने में वो भी मैन्युफैक्चरिंग 20-25 हब साल बन गया ना, हम नहीं बन पाए। असल तो खेल वहां है। अच्छा होता संदीप जब आप यहाँ पे बिठाते और वो आदमी होता जो मैन्युफैक्चरिंग में लगाने में उसको कितनी दिक्कतें आती हैं, वो आपके साथ बैठा होता, वो असली बताता। हम सब लोग सेकेंडरी ज्ञान लेके आपके पास आप बैठे हुए, इंक्लूडिंग मी। वो अभी आप ऑन इन एवरेज इस देश में अगर एक प्लांट खोलिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज से लेके मीडियम इंडस्ट्रीज का प्लांट, आप देखिए कि उसका जेस्टेशन पीरियड क्या है। आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, यहाँ से पॉलिसी इफेक्ट करती है, उसको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, पोल्यूशन वाले से लेना पड़ेगा। आप जाके फरीदाबाद में एक इंडस्ट्री यूनिट खोल के दिखाइए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना टाइम लगता है। अब उसमें से आप तो पैकेजिंग ही हो रही है, उसी बात पे आप भाषण देंगे, भाषण से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं जाएगा। वो जाएगा तब जब उस तरह की पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप बोल रहे हैं टारगेट पे टारगेट आप सेट करते जाइए। मेक इन इंडिया काहे फेल हुआ? आप जब बात करते हैं पीएलआई स्कीम की, पीएलआई स्कीम में थोड़ा बहुत सरकार आगे बढ़ रही है। अभी भी क्या दिक्कत है? अभी भी क्या लगता है आपको? हम लोग एपीआई मंगवा रहे हैं 70% चाइना से। हाँ। हम लोग यूरिया के इंग्रेडिएंट्स मंगवा रहे हैं वहां से। हम लोग आईफोन के पार्ट्स पुर्जे चाइना से मंगवाते हैं। नहीं, हम असेंबली तो कर रहे हैं। यहाँ पर मेक इन इंडिया कितना हो रहा है असल में? इलेक्ट्रिक कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी से पूछिए, वो कितने पार्ट पुर्जे नहीं, चाइना हम से जगते मंगवाते हैं कि अभी आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा अतराय जी, वो ऐप आप यूज कीजिए जी। वो 2021 से है, तब तक तो याद नहीं आई। हाँ। सरकार ने वो प्रमोट नहीं किया। व्हाट्सएप का विकल्प है जी, तो ये विकल्प 4 साल से क्या कर रहा था? सरकार क्या कर रही नहीं, है? अभी भी विकल्प कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला और 2 साल में बदल जाएगा। 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग की शक्ल बदलने में आपको 3 से 5 साल का टाइम लगेगा। अभी आप कह रहे हैं किसके दबाव में कर रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं, आप देखिए कोइंसिडेंस क्या है। कोइंसिडेंस ये है कि अमेरिका से जो दबाव हुआ है, उस वजह से आप जो है, इस मुद्दा ये है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह का एक पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस तरह पर ये आपकी विचारधारा से तो पूरा मेल खाता है राजकुमार बाटी। समाजवाद तो यही कहता है कि अपने पैरों पर खड़े हो। तो राजनीतिक तौर पे आप इसका विरोध करें, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? नहीं, विरोध तो हम करेंगे नहीं, लेकिन जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है उस पर आज चर्चा कर रहे हैं आप। मैं आरएसएस और मोहन भागवत की किसी बात को गंभीरता से लेता नहीं हूँ, क्योंकि इससे बड़ा झूठा और पाखंडी संगठन पूरी दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। आरएसएस के बारे में हमारे एक बड़े नेता ने, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, या तो लोहिया जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, ये बोला था कि अगर आरएसएस के लोग कहें कि हम पूरब दिशा में जा रहे हैं, तो उन्हें पूरब के अलावा बाकी तीनों दिशाओं में तलाश करना चाहिए। आरएसएस जो बोलती है हमेशा उसके विपरीत काम करती है। ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी जो वर्दी है वो तो स्वदेशी है नहीं, काली टोपी भारत की तो है नहीं, हाफ पैंट भारत की तो है नहीं, इनका जो नमस्कार है वो स्वदेशी नहीं है, वो भी विदेशी है। इनका जो एक वो चिन्ह लेते हैं स्वास्तिक का, उल्टा स्वास्तिक, सीधा स्वास्तिक हमारा है, उल्टा स्वास्तिक हिटलर का जर्मनी से आया है। जो मुंजे इटली गए थे और जर्मनी गए थे, वहाँ से विचारधारा लेकर आए हैं। हिटलर की विचारधारा पे इन्होंने आरएसएस बनाया, आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया, जो उसका देश की आज़ादी का आंदोलन था, स्वराज्य का आंदोलन, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने तिरंगे झंडे का विरोध किया। आप इस बात का विरोध करेंगे? मोहन भागवत बोले कि प्रचलित अर्थतंत्र में जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है, आसान भाषा का इस्तेमाल करूं तो अमीरी और गरीबी का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, चंद लोगों के हाथ में आ रही है
संपत्ति देश की। ये बात तो संघ के साथ बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने भी कही कि भारत की सबसे धनी 10% आबादी के पास घरेलू देश की संपत्ति का 65% हिस्सा है। यह असमानता नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। नहीं, मैं 2 बात और कह दूं, फिर मैं आपके बात का जवाब दूंगा। हाँ, गांधी जी की हत्या पर नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी, उसमें आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा कि बदल गई है भाव भंगमा, बदल गया है वेश, पर हृदय नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटिलमती चाणक्यों का। इनकी सोच नहीं बदलेगी, कितना ही ढोंग करते रहें। दूसरी बात, खादी की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में सबसे बड़ा सेंटर खादी का और गांधी आश्रम मेरठ में है। मेरठ के गांधी आश्रम के कर्मचारी पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वहां के तो वहां की खादी तो मतलब हर कोई कुर्ता बनवाना गांधी चाहेगा। आश्रम की जमीन बेच दी गई है, प्लॉटिंग कर दी गई है, सरकार ने कर दी है, और उसमें आरएसएस के लोग शामिल हैं। और गांधी आश्रम के कर्मचारियों ने वो 16 विजय, यहाँ पर हमारे दर्शक है भोपाल वासी, वो कह रहे हैं खादी वस्त्र सस्ते नहीं होंगे तो बिक्री ज्यादा नहीं होगी। ये भी एक कारण है। हाँ। 16 सितंबर को वो सारे कर्मचारी गांधी आश्रम मेरठ के लखनऊ में श्री अखिलेश यादव जी से मिले, उन्हें अपनी पीड़ा बताई कि हमारे खिलाफ मुकदमे कर दिए गए, हम गांधी आश्रम की जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे कर दिए गए हैं। और जो अभी जो भाई कह रहे हैं आपके दर्शक, जब मोदी जी की सरकार से पहले खादी पे हमेशा 2 अक्टूबर को छूट शुरू होती थी, सब्सिडी आती थी और दिसंबर तक चलती थी। लोग खादी के कपड़े बहुत खरीदते थे, हम भी खरीदते थे। अब हम खादी आश्रम पर जाते हैं, कहते हैं अभी छूट आई नहीं है, अभी सब्सिडी आई नहीं है। पर मेरा वो सवाल, अमीरी और गरीबी का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बात भी तो हाँ, अब जो ये सवाल ये आईना दिखा रही है ना आरएसएस सरकार को। देखिए, ये जो आपका जो सवाल है, भारत की आज़ादी के बाद ही कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और लघु उद्योग का नारा दिया गया था। मोदी जी जब से आए 11 साल में सबसे ज़्यादा बर्बाद कुटीर उद्योग और लघु उद्योग किए गए हैं। कुछ तो नोटबंदी ने बर्बाद कर दिए, बाकी जीएसटी ने कर दिए। अभी जो ये बदलाव लेकर आए जीएसटी में, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे अपने पैरों पर, आप ये कह रहे हैं क्या? 2 स्लैब बनाए मोदी जी ने। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 18% और 5%। ज्यादातर रॉ मटेरियल पे 18% जीएसटी और तैयार माल पे 5% है। तो जो छोटा उद्यमी होगा वो 18% जीएसटी देकर माल खरीदेगा, 5% पे बेचेगा, उसका 13% सरकार के पास जमा हो जाएगा। वो ज्यादा लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा, छोटे छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे और बड़े उद्योगपति। वैचारिक स्तर पर आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें स्वदेशी नहीं होना चाहिए? वैचारिक तौर पे हम पक्के समर्थक हैं, स्वदेशी को अपनाना चाहिए, लेकिन स्वदेशी को बर्बाद किया है बीजेपी और आरएसएस की सोच ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।